अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे नाविल बेवा का दूसरा हिस्सा। इससे पहले हमने नाविल बेवा का पार्ट वन पढ़ा था, जिसमें हमने नाविल बेवा के किरदार और उसके किस्से को समझने की कोशिश की थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाविल बेवा से मुताल्लिक चंद अहम सवाल वन लाइनर के रूप में, और इससे हमको नाविल बेवा का किस्सा पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद, इस क्लास के बाद में, नाविल बेवा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न जो परीक्षा में आने लायक होगा वो बाकी नहीं रहेगा। इस उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है नाविल बेवा से रिलेटेड। सारे सवाल वन लाइनर के फॉर्म में लिए गए हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है और इनको ऑब्जेक्टिव तौर पर लेने में समय भी ज़्यादा लगने वाला था और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगने वाली थी। और जबकि हम इसको आसान तरीके से समझना चाहते हैं, इसलिए मैंने इसको वन लाइनर फॉर्म में सारे सवाल और जवाबों को लिया है। तो आज का हमारा पहला सवाल है, कहाँ के आर्य मंदिर में, कौन से मंदिर में, कहाँ के आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ की तकरीर हो रही थी। इस सवाल में हमको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहली बात तो ये है कि पंडित अमरनाथ की जो तकरीर हो रही थी वो आर्य मंदिर में हो रही थी। तकरीर कौन कर रहे थे? पंडित अमरनाथ कर रहे थे। और ये कहाँ के आर्य मंदिर में हो रही थी? तो इसका जवाब है, जवाब नंबर एक, काशी के आर्य मंदिर में हो रही थी। इससे हमें ये पता चल गया है कि इस नावल में जिस जगह का तज़किरा किया गया है वो जगह कौन सी है? काशी। सवाल नंबर दो, किसने कहा रटी हुई तकरीर है? तकरीर सुन रहे लोगों में से किसने पंडित अमरनाथ की तकरीर जो आर्य मंदिर में हो रही थी, इसके बारे में किसने कहा कि ये रटी हुई तकरीर कर रहे हैं? तो इसका सही जवाब है, जवाब नंबर दो, दाननाथ ने। दाननाथ कौन है? दाननाथ अमृत राय के दोस्त हैं और एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीन, किसने कहा मैं तो आखिर तक तकरीर सुनूंगा? यहाँ पर हमने कुछ मुकालमों, नावल के कुछ मुकालमों को भी शामिल किया है, जिससे हमको नावल समझने में आसानी हो जाएगी। सवाल नंबर तीन, किसने कहा मैं तो आखिर तक तकरीर सुनूंगा? इसका सही जवाब है, जवाब नंबर तीन, अमृत राय ने कहा था कि मैं आखिर तक तकरीर सुनूंगा, क्योंकि अमृत राय इस तकरीर से बेहद मुतासिर हो रहे थे। और तकरीर करने वाले कौन थे? पंडित अमरनाथ। तकरीर कहाँ हो रही थी? काशी के आर्य मंदिर में हो रही थी। सवाल नंबर चार, किसकी तवज्जो पंडित अमरनाथ की दाढ़ी पर थी? यानी तकरीर सुन रहे लोगों में से किसकी तवज्जो तकरीर पर न होकर तकरीर करने वाले पंडित अमरनाथ की दाढ़ी पर थी? दाढ़ी का हिलना, बोलते वक्त जिस तरह से उनकी दाढ़ी हिल रही थी, तो उनकी सारी तवज्जो उनकी दाढ़ी पर थी और वो दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे थे, तकरीर का मजाक उड़ा रहे थे। तो इसका सही जवाब है, जवाब नंबर चार, अमृत राय के दोस्त दाननाथ की तवज्जो पंडित अमरनाथ की दाढ़ी पर थी। अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर पाँच, प्रेमा किसकी मंगेतर थी? यानी प्रेमा जो अमृत राय की साली है वो किसकी मंगेतर थी? इसका सही जवाब है, प्रेमा अमृत राय की ही मंगेतर थी। अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल जच्ची के दौरान, यानी बच्चे को के जन्म के वक्त माँ और बच्चे दोनों का ही जच्चा खाना में इंतकाल हो गया था। उसके बाद अमृत राय की मंगनी अमृत राय की साली यानी बद्री प्रसाद की दूसरी बेटी प्रेमा से हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा कि प्रेमा अमृत राय की मंगेतर थी। सवाल नंबर सवाल नंबर छः, नावल में किस देवता का जिक्र आया है? ये हमको याद रखना है। नावल में एक मशहूर देवता का नाम आया है, का जिक्र आया है, जिनका नाम है, जवाब नंबर छः, गौतम बुद्ध। इस नावल में, नावल बेवा में गौतम बुद्ध का जिक्र आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर सात, अमृत राय का पेशा क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इम्पोर्टेंट हो सकता है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राय का पेशा, इसका सही जवाब है जवाब नंबर 7 वकालत, यानी अमृत राय एक वकील। सवाल नंबर 8, दाननाथ जो कि अमृत राय के दोस्त हैं, उनका पेशा क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका जवाब है जवाब नंबर 8, दाननाथ एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। दाननाथ क्या थे? कॉलेज में प्रोफेसर थे और इसके अलावा वो पीएचडी की तैयारी कर रहे थे, पीएचडी करने की कोशिश कर रहे थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, अमृत राय के वालिदैन किस बीमारी के शिकार हुए और इस बीमारी की वजह से उनका इंतकाल भी हो गया था? तो इसका सही जवाब है हैजा। अमृत राय के वालिदैन एक हफ्ते भर में ही दोनों ही हैजे के शिकार हो गए, जिसकी वजह से इनका इंतकाल भी हो गया था। अगला सवाल सवाल नंबर 10, किसने बद्री प्रसाद को अमृत राय के पास जाने को कहा? इसका जवाब है जवाब नंबर 10, देवकी। देवकी कौन थी? ये बद्री प्रसाद की बीवी थी। और बद्री प्रसाद कौन है? बद्री प्रसाद अमृत राय के ससुर हैं और प्रेमा के वालिद हैं। जब अमृत राय ने किसी बेवा औरत से शादी करने का इरादा कर लिया था, तो इस इरादे से वो अमृत राय से मिलने की कोशिश कर रहे थे बद्री प्रसाद कि मैं उसके घर जाऊंगा और उसको समझाने की, यानी अमृत राय को समझाने की कोशिश करूंगा कि बेवा से शादी करने का इरादा बदल दे, क्योंकि उनकी जो मंगनी है वो प्रेमा से हो चुकी है और उनको प्रेमा से शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए बद्री प्रसाद अमृत राय के पास जाने वाले थे और ये मशवरा किसने दिया? ये मशवरा देवकी ने दिया था कि आपको अमृत राय से जाकर उनसे मिलकर उनसे बात करनी चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, अमृत राय किस की तकरीर से मुतासिर हुए? ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। अमृत राय जो है पंडित अमरनाथ की तकरीर से मुतासिर हुए थे, जो कि आर्य समाज, जो कि काशी के एक आर्य मंदिर में तकरीर हो रही थी। सवाल नंबर 12, पंडित अमरनाथ की तकरीर कहाँ हो रही थी? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 12, काशी के आर्य मंदिर में तकरीर हो रही थी। कहाँ हो रही थी? काशी के आर्य मंदिर में। और तकरीर कौन कर रहे थे? पंडित अमरनाथ। और इससे कौन मुतासिर हुए? अमृत राय। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, कौन तकरीर का मजाक उड़ाता है? यानी कौन इस तकरीर को संजीदगी से नहीं सुन रहा था और इस तकरीर का मजाक उड़ा रहा था? तो वो है, का सही जवाब है जवाब नंबर 13, दाननाथ। ये अमृत राय के दोस्त हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 14, दाननाथ के मुताबिक तकरीर सुनने में किस खेल का वक्त निकला जा रहा था? यानी ये दोनों जिस वक्त तकरीर हो रही थी उस वक्त इन दोनों के एक खास खेल खेलने का वक्त था। ये दोनों रोजमर्रा में उस खेल को खेलने जाते थे। उस खेल का नाम है, इसका सही जवाब है जवाब नंबर 14, टेनिस। इस वक्त ये तकरीर सुन रहे थे, उस वक्त टेनिस खेलने का वक्त हो रहा था। दाननाथ क्यों इस खेल को खेलने के लिए आमादा थे, यानी खेलने के लिए जाने के लिए आमादा थे? इसका कारण अभी हमको पता चलेगा। टेनिस के खेल में कौन इंतजार कर रही होगी? इसका सही जवाब है प्रेमा। दाननाथ ने कहा कि हमको यहाँ तकरीर को छोड़ करके टेनिस खेल खेलने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारा इंतजार कौन कर रही होगी? प्रेमा। अमृत राय भी प्रेमा से मोहब्बत करते हैं और उनके दोस्त दाननाथ भी प्रेमा से मोहब्बत करते हैं, जबकि अमृत राय की प्रेमा से मंगनी हो चुकी है। हालांकि ये मंगनी होने से पहले, जब अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल नहीं हुआ था, उस समय प्रेमा की शादी की बात दाननाथ से चल रही थी। लेकिन जैसे ही अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल होता है, तो बद्री प्रसाद जो अमृत राय के ससुर है, वो अपनी दूसरी छोटी बेटी प्रेमा की मंगनी अमृत राय से कर देते हैं। दाननाथ की इस तरह से दाननाथ ने कभी अपनी मोहब्बत और शादी का इजहार भी प्रेमा से नहीं किया था। इस वक्त तक ये इजहार मोहब्बत नहीं हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, बिल्कुल बगलोल हो, आखिर इस तकरीर में है क्या? ये मुकालमा, ये डायलॉग किसने किससे कहा? ये बात किसने किससे कही कि बिल्कुल बगलोल हो, आखिर
तकरीर में है क्या? इसका सही जवाब है, ये बात दाननाथ ने अमृत राय से कही थी कि इस तरह की बकवास तकरीर सुनने की हमें क्या जरूरत है, क्या आप तुम बिल्कुल बगलोल हो गए हो? अगला सवाल है सवाल नंबर 17। आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से चल रही है? जी चाहता है कि नोच लूं। ये कौन सोच रहे हैं अपने मन में कि आपकी दाढ़ी यानी तकरीर करता पंडित अमरनाथ के बारे में ये बात कौन सोच रहे हैं कि आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से चल रही है? जी चाहता है कि नोच लो। ये बात दाननाथ ने अमृत राय से कही थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। जब तकरीर में पूछा गया कि कौन बेवा से शादी करने के लिए कंवारी लड़की को त्यागने के लिए तैयार है, तो किसने हाथ उठाया? इस सवाल को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए और ये एक किस्से का एक मजबूत पल भी है, जिससे हमको समझ में आएगा कि कौन उस तकरीर से मुतासिर हुआ था। एक बार वापस से इस सवाल को पढ़ लेते हैं। जब तकरीर में पूछा गया कि कौन बेवा से शादी करने के लिए कंवारी लड़की को त्यागने के लिए तैयार है, तो किसने हाथ उठाया? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 18, अमृत राय ने। किसने उठाया था? अमृत राय ने। जब अमृत राय ने हाथ उठाया कि मैं बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो आगे हम सवाल देखते हैं सवाल नंबर 19। ये क्या बेहुदा हरकत है? अमृत राय का हाथ उठा देखकर उनके दोस्त दाननाथ ने अमृत राय से कहा कि ये क्या बेहुदा हरकत है, हाथ नीचे करो। अब इसका प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये बात किसने किससे कही, तो इसका जवाब होगा जवाब नंबर 19, दाननाथ ने अमृत राय से कही कि ये क्या बेहुदा हरकत है, हाथ नीचे करो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर 20। तकरीर खत्म होने पर दोनों दोस्त किस में बैठकर अमृत राय के घर गए? यानी ये लोग तकरीर खत्म होने के बाद टेनिस खेलने नहीं गए, क्योंकि टेनिस खेलने का वक्त निकल चुका था। इसके बाद ये दोनों अमृत राय के घर गए। तकरीर खत्म होने के बाद दोनों दोस्त कहाँ गए? अमृत राय के घर गए। और किस में बैठ करके गए थे? मोटर में बैठ करके गए थे। अगला सवाल सवाल नंबर 21। किसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे? जब तकरीर चल रही थी उस वक्त किसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे? यानी ये वो शख्स है जिसका तकरीर में कोई ध्यान नहीं था। इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 21, दाननाथ। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। सवाल नंबर 22। अमृत राय ने किसके लिए कहा कि वो उसके फैसले से खुश होगी? यानी अमृत राय जो दाननाथ की तकरीर जो अमरनाथ की तकरीर से मुतासिर हो गए, बेवा से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, उन्होंने किसके लिए कहा कि वो उसके फैसले से खुश होगी? इसका सही जवाब है, इन्होंने प्रेमा के लिए कहा कि प्रेमा मेरे इस फैसले से खुश हो जाएगी। अगला सवाल सवाल नंबर 23। अमृत राय की बीवी की मौत कैसे हुई? अमृत राय की जो बीवी है उनका इंतकाल कैसे हुआ, मौत कैसे हुई? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 23, जच्ची के दौरान। यानी बच्चे को जन्म देने के दौरान जच्चा और बच्चा यानी माँ और बच्चा दोनों का इंतकाल जच्चा खाना में ही हो गया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। अमृत राय की पहली शादी कब हुई थी? इसका सही जवाब है कॉलेज में तालिबे इल्मी के दौरान। जब अमृत राय कॉलेज में पढ़ा करते थे, तालिबे इल्म थे, उसी वक्त इनकी बद्री प्रसाद की बड़ी बेटी से इनकी शादी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। अमृत राय अपनी बीवी की मौत के कितने वक्त बाद ससुराल गए थे? यानी जब अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल हुआ उसके कितने वक्त बाद अमृत राय अपने ससुराल गए थे? इसका सही जवाब है कि अपनी पहली बीवी की मौत के 2 साल बाद अमृत राय अपने ससुराल गए थे। अगला सवाल सवाल नंबर 26। अमृत राय किस त्योहार के वक्त ससुराल गए थे? यानी अमृत राय अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद 2 साल बाद जब पहली बार अपने ससुराल गए उस वक्त कौन सा त्योहार था? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 26, होली। उस वक्त कौन सा त्योहार था? होली। इस तरह से सवाल आ सकता है कि इस पूरे ही नावल में किस त्योहार का जिक्र आया है, तो जवाब क्या होगा? होली त्योहार का जिक्र आया है।
सवाल नंबर 27, अमृत राय को किस से मोहब्बत थी? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका सही जवाब है जवाब नंबर 27, अमृत राय को प्रेमा से मोहब्बत थी। सवाल नंबर 28, दाननाथ यानी अमृत राय के दोस्त दाननाथ को किससे मोहब्बत थी? तो इनको भी प्रेमा से ही मोहब्बत थी, यानी दोनों दोस्तों को प्रेमा से ही मोहब्बत थी। जबकि अगला सवाल हम देखेंगे कि सवाल नंबर 29, प्रेमा को किससे मोहब्बत थी? इन दोनों को तो प्रेमा से मोहब्बत थी, यानी अमृत राय और दाननाथ, इन दोनों को तो प्रेमा से मोहब्बत थी। लेकिन अब बात प्रेमा के बारे में पूछी जा रही है कि प्रेमा को किससे मोहब्बत थी? तो इसका सही जवाब है जवाब नंबर 29, प्रेमा को अमृत राय यानी अपने जीजा से ही मोहब्बत थी। और ये मोहब्बत कब हुई थी? अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल होने के बाद। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, प्रेमा की शादी किससे होती है? देखो ये एक अलग बात है कि प्रेमा मोहब्बत किससे करती थी और उसकी शादी किससे हुई। ये जरूरी नहीं है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी से उस इंसान की शादी हो जाए। तो प्रेमा मोहब्बत तो करती थी अमृत राय से, लेकिन इसकी शादी किससे होती है? दाननाथ से। प्रेमा की शादी किससे होती है? दाननाथ, जो कि अमृत राय के दोस्त हैं और प्रेमा से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन कभी अपनी मोहब्बत का इजहार प्रेमा से नहीं कर पाए। तो प्रेमा की शादी दाननाथ से होती है। कब होती है? बैसाख माह में। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि प्रेमा और दाननाथ की शादी नावल के मुताबिक किस महीने में हुई थी? तो ये बैसाख का माह था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, तुम समझते हो मोहब्बत कोई बाजार का सौदा है। ये डायलॉग, ये बात किसने किससे कही कि तुम समझते हो मोहब्बत कोई बाजार का सौदा है? इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 31, दाननाथ ने अमृत राय से कहा। ये बात दाननाथ ने अमृत राय से कही। ये बात इसलिए कही क्योंकि दाननाथ को भी ये मालूम था कि अमृत राय अपनी साली यानी प्रेमा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन तकरीर सुनने के बाद इन्होंने ये फैसला बदल दिया और अपनी मोहब्बत को छोड़ करके वो किसी बेवा औरत से शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। ये बात सुनकर दाननाथ को बुरा लगा और उन्होंने कहा कि तुम समझते हो कि मोहब्बत कोई बाजार का सौदा है, जब जी चाहा कर लिया, जब जी चाहा तो उसको छोड़ दिया और अपना इरादा बदल लिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, मुझे प्रेमा से जितनी मोहब्बत है। देखो ये इम्पोर्टेंट सवाल है और इम्पोर्टेंट डायलॉग भी है इस नावल का। इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि ये बात किसने किससे कही है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 है, मुझे प्रेमा से जितनी मोहब्बत है उससे कई गुनी मोहब्बत मेरे एक दोस्त को उससे है, यानी किससे? प्रेमा से। मुझे प्रेमा से जितनी मोहब्बत है उससे कई गुनी मोहब्बत मेरे एक दोस्त को प्रेमा से है। तो ये बात किसने किससे कही थी कि मुझे प्रेमा से जितनी मोहब्बत है उससे कई गुनी मोहब्बत मेरे एक दोस्त को उससे है। इसका सही जवाब है अमृत राय ने ये बात दाननाथ से कही थी। और किसके लिए कही थी? दाननाथ के लिए ही कही थी। यानी अमृत राय ये जानते हैं कि जितनी मोहब्बत अमृत राय प्रेमा से करते हैं उससे कई गुनी मोहब्बत दाननाथ भी प्रेमा से करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, किसने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया? इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 33, दाननाथ ने कभी भी प्रेमा से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, अदीबुल मिसाल नाज़नीन किसके लिए आया है? ये लफ्ज़ अदीमुल मिसाल नाज़नीन नाविल बेवा में किसके लिए आया है? नाज़नीन से हम इस बात को समझ सकते हैं कि नाज़नीन किसी औरत के लिए ही इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 34, प्रेमा के लिए ये लफ्ज़ आया है अदीमुल मिसाल नाज़नीन। अगला सवाल है सवाल नंबर 35, मैं इस छोकरे के पास नहीं जा सकता। बुलाने को बुला लो, लेकिन मैं ये कभी पसंद नहीं करूँगा कि तुम उसकी खुशामद करो। मैं प्रेमा को उसके गले नहीं लगाना या नहीं बांधना चाहता हूँ। ये बात किसने किससे कही? इसका सही जवाब होगा
जवाब नंबर 35, ये बात बद्री प्रसाद ने देवकी यानी अपनी बीवी से कही और किसके लिए कही थी? अमृत राय के लिए कही थी। यानी बद्री प्रसाद ने देवकी से अमृत राय के लिए कहा था कि मैं इस छोकरे के पास नहीं जा सकता, बुलाने को तुम बुला लो क्योंकि वो दामाद रहे हैं पुराने, बुलाने को बुला लो, लेकिन मैं ये कभी पसंद नहीं करूंगा कि तुम इसकी खुशामद करो, और मैं प्रेमा को इसके गले जबरदस्ती इसके गले नहीं बांधना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36, प्रेमा ने कितने बरस से अमृत यानी अमृत राय की मूरत अपने दिल में बसा रखी थी? अपनी बहन और अमृत राय की बीवी के इंतकाल के बाद प्रेमा ने कितने बरस से अमृत राय की मूरत अपने दिल में बसा रखी थी? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 36, 3 बरस से प्रेमा अमृत राय से मोहब्बत करने लगी थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, मैं कार्य खैर में रुकावट नहीं डालना चाहती। कार्य खैर कौन सा? विधवा आश्रम खोलना और विधवा या बेवा से शादी करना, ये कार्य खैर तस्लीम किया गया है इस नावल में। तो ये बात किसने किससे कही कि मैं कार्य खैर में रुकावट नहीं डालना चाहती? इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 37, प्रेमा ने देवकी से कहा अमृत राय के लिए। प्रेमा ने देवकी से यानी अपनी माँ से कहा, देवकी से किसके लिए कहा? अमृत राय के लिए। इसका मतलब कार्य खैर का काम कौन कर रहे थे? अमृत राय कार्य खैर का काम कर रहे थे। और ये कार्य खैर का काम कौन सा था? बेवा आश्रम खोलना और कुंवारी लड़की से शादी करने के बजाय किसी बेवा से शादी करना, इसको कार्य खैर तस्लीम किया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38, यहाँ से किस्से का दूसरा पहलू शुरू होता है जिसमें प्रेमा के भाई कमला प्रसाद के बारे में हमको जानने के लिए मिलेगा। सवाल नंबर 38 पढ़ते हैं, सिनेमा का आशिक कौन था? सवाल नंबर 38, सिनेमा का आशिक कौन था? इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 38, कमला प्रसाद। और कमला प्रसाद कौन है? ये प्रेमा का भाई है, यानी कि बद्री प्रसाद और देवकी का बेटा है। हालांकि इन तमाम किरदारों को हमने इससे पहले वाली क्लास में बहुत गहराई से जान लिया था। तमाम किरदार, उनकी खुसूसियातों को बहुत गहराई से और अच्छे से समझ लिया था। तो सिनेमा का आशिक कौन होता है? कमला प्रसाद होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, बर्फ के पैसे मांगने कौन किसके पास गया था? इसका जवाब है जवाब नंबर 39, नौकर बदलू। नौकर का नाम क्या है? बदलू। ये बदलू देवकी के पास बर्फ के पैसे मांगने के लिए गया था। किसने भेजा था? कमला प्रसाद ने भेजा था। कमला प्रसाद कहीं बाहर से टहल करके आए थे तेज गर्मी में, तो उन्होंने बर्फ की मांग की और बर्फ की वजह से बर्फ के पैसे मांगने के लिए अपने नौकर बदलू को अपनी माँ देवकी के पास पैसे मांगने के लिए भेजा था। अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 40, गांधी जी को और कुछ न सूझी तो स्वराज का डंका पीटने चले या डंका पीट चले, ये बात किसने कही? इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 40, कमला प्रसाद ने। इसे भी बेहद अहम सवाल यहाँ बनने वाला है कि इस नावल में किस अजीम शख्सियत का जिक्र आया है। तो यहाँ पर गांधी जी और दूसरे देवताओं में गौतम बुद्ध, इन दो अजीम शख्सियतों का इस नावल में जिक्र आया है। गांधी जी का जिक्र तो स्वराज के मामले में आया है कि गांधी जी ने स्वराज आंदोलन शुरू किया था, और ये बात कौन कह रहे हैं नावल में? कमला प्रसाद कह रहे हैं। परीक्षा के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि किस अजीम शख्सियत का नाम आया है। तो गांधी जी का नाम आया है, और गांधी जी ने इस नावल लिखे जाने के वक्त क्या शुरू कर दिया था? स्वराज आंदोलन शुरू कर दिया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41, नावल में किन दो अजीम शख्सियतों का जिक्र आया है? इम्पोर्टेंट सवाल है। नावल विवाह में किन दो अजीम शख्सियतों का जिक्र आया है? तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। देवताओं में गौतम बुद्ध और गांधी जी का जिक्र आया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42,
मैं जरूर अमृत राय की बारात में जाऊंगा। जब अमृत राय ने ये इरादा किया कि मैं किसी बेवा से शादी करूंगा, तो इस बात का मजाक उड़ाने के लिए किसने ये बात किससे कही कि मैं जरूर अमृत राय की बारात में जाऊंगा? इसका सही जवाब होगा जवाब नंबर 42। ये बात कमला प्रसाद ने अपने जीजा यानी अमृत राय के लिए कही थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। प्रेमा की सहेली यानी प्रेमा किसको अपनी सहेली मानती थी? तो यह है पूर्णा। इनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत है, इसका नाम है पूर्णा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 44 की तरफ। पूर्णा, जिसका नाम अभी ऊपर आया है, पूर्णा प्रेमा की सहेली है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 44। पूर्णा के शौहर का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा पूर्णा के शौहर हैं बसंत कुमार। पूर्णा के शौहर का क्या नाम है? बसंत कुमार। अगला सवाल सवाल नंबर 45। बसंत कुमार किसके दोस्त थे? क्योंकि ये कमला प्रसाद और बद्री प्रसाद के पड़ोसी थे, तो जाहिर सी बात है कि पड़ोस में इनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। तो बसंत कुमार किसके दोस्त थे? कमला प्रसाद के दोस्त थे। इन दोनों में आपस में गहरी दोस्ती हो गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर 46। सारी बुराइयों की जड़ मर्द ही है, ये बात किसने किससे कही? इसका सही जवाब है जवाब नंबर 46। पूर्णा ने प्रेमा से कही थी। और ये किस मामले में कही होगी? ये बात इस मामले में कही कि जब इन्होंने सुना कि लाला अमृत राय किसी बेवा से शादी करने जा रहे हैं और बेवाओं यानी औरतों की हालात में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तब पूर्णा ने कहा कि सारी बुराइयों की जड़ कौन है? सारी बुराइयों की जड़ मर्द ही है। पहले मर्दों को अपने हालातों को सुधारना चाहिए, उसके बाद औरतों की फिक्र करें। ये बात इस नावल में पूर्णा ने प्रेमा से कही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर 47। पहले मर्द अपनी दशा सुधारे। दो बातें कही है पूर्णा ने प्रेमा से। एक तो सारी बुराइयों की जड़ कौन है? मर्द है। और दूसरी बात, पहले मर्द अपनी दशा सुधारे उसके बाद औरतों का ख्याल करें। ये दोनों बातें किसने किससे कही है? तो ये दोनों बातें पूर्णा ने प्रेमा यानी अपनी सहेली से कही है। अगला सवाल सवाल नंबर 48। बेवा में किस त्योहार का जिक्र आया है? नाविल बेवा में किस त्योहार का जिक्र आया है? तो इसका जवाब हमको पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं। इसमें होली त्योहार का जिक्र आया है। क्योंकि नाविल बेवा प्रेमचंद का लिखा हुआ है, इसलिए हमको इस नावल में कुछ हिंदू त्योहार और कुछ ऐसे लफ्ज हम देखेंगे जो उर्दू के नहीं है, हिंदी भाषा में राइज है। तो हिंदी भाषा के लफ्ज और हिंदू समाज के त्योहारों के नाम हमको इस नावल में देखने के लिए मिलेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। बसंत कुमार की मौत कैसे हुई? हमने यहाँ पर वन लाइनर सवालों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ताकि सवाल भी बड़े नहीं हो और समझने में भी आसानी हो जाए। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। बसंत कुमार की मौत कैसे हुई? इसका सही जवाब है गंगा नदी में डूबने से। बसंत कुमार अपनी बीवी पूर्णा के लिए गंगा नदी में कमल का फूल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कमल का फूल बेहद दूर था और गंगा नदी का बहाव बहुत तेज था। हालांकि बसंत कुमार ने कमल का फूल तोड़ लिया था, लेकिन जब उन्होंने वापसी की राह देखी तो वे किनारे से बेहद ज्यादा दूर आ गए थे और उनको थकान इतनी हो गई थी कि उनकी हिम्मत जवाब दे गई। इस वजह से वो गंगा नदी में डूब गए और गंगा नदी में डूबने की वजह से बसंत कुमार का इंतकाल हो गया। बसंत कुमार किसके शौहर हैं? पूर्णा के शौहर हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सवाल नंबर 50। बसंत कुमार पूर्णा के लिए क्या तोहफा लाए? यानी अपने इंतकाल से पहले बसंत कुमार पूर्णा के लिए क्या तोहफा लेकर आए थे? तो इसका सही जवाब है बसंत कुमार पूर्णा के लिए साड़ी लेकर आए थे जिसकी कीमत 150 रुपये है। आज के ज़माने में 150 रुपये की वैल्यू कम है, लेकिन उस समय 150 रुपये बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं सवाल नंबर 51। पूर्णा ने होली के दिन कौन सी रस्म का जिक्र किया? पूर्णा ने होली के दिन कौन सी रस्म का जिक्र किया? तो उस रस्म का नाम था उपटन लगाना।
उबटन लगाना। पूर्णा बसंत कुमार के लिए क्या पीस रही थी, यानी क्या तैयार कर रही थी पीस करके पूर्णा। तो पूर्णा बसंत कुमार के लिए इसका सही जवाब है जवाब नंबर 52, उबटन पीस रही थी, उबटन तैयार कर रही थी। आज की इस क्लास को हम यही रोकते हैं और अगली क्लास में नेक्स्ट आगे के जो वन लाइनर सवालात हैं, लगभग 100 के आसपास सवालात हैं, उन सवालात को आगे की क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमको ये क्लास समझ में आई होगी। ये वन लाइनर सवालात के जवाबात हमको आ गए होंगे और नहीं भी आए होंगे तो इन सवालात और जवाबात के ज़रिए से हमने इस किस्से को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपके समझ में आई है, तो आप इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आगे की क्लास बनाने के लिए हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप अपने दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट सेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उर्दू सब्जेक्ट से, उनके साथ आप इसको शेयर कीजिए। आप खुद भी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।